हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया। और जैसा कि हम कल क्लास में करा रहे थे, हमने थोड़ा सा आपको आईपीसी और सीआरपीसी और अदर एक्ट्स के बारे में बताया था। और उनके बाद बताने के बाद मैंने आपसे बोला था कि हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। उसमें थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे, आज हम उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले इसका इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, मूल विधि की इंपॉर्टेंस। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11। ठीक है, 11 में क्या कह रहा है कि यह कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। दुष्प्रेरण, और यहां पे ऑप्शन में आपको दे रखा है किसी व्यक्ति को उकसाता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, या किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा सहायता करता है, या उपरोक्त सभी। तो हम इसमें बात करें कि दुष्प्रेरण क्या होता है। तो जब दुष्प्रेरण की बात होगी तो ये आपके आईपीसी के चैप्टर के चैप्टर 5 में धारा या सेक्शन कौन सा है तुम्हारा? 107। धारा 107 में दुष्प्रेरण की बात की गई है। और उस दुष्प्रेरण में आपको क्या बताया गया है? दुष्प्रेरण में आपसे बोला गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को उकसाते हो, किसी व्यक्ति को उकसाना। नंबर 2, या तुम क्या करते हो? षड्यंत्र में शामिल। यदि कोई व्यक्ति क्या है? षड्यंत्र में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल। और ऑप्शन नंबर 3 में बात करूं उसका तीसरा, कि एडिंग, जिसे बोलते हैं AID, एडिंग, या सहायता करना। किसी क्राइम में क्या कर रहे हो? सहायता कर रहे हो, सहायता करना। ठीक है, ये कंडीशन है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है तो वो सेक्शन 107 के तहत क्या होगा? अपराधी माना जाएगा। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? कि उकसा रहा है। यदि सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है और किसी से उसकी लड़ाई हो गई और आपने उसको उकसाया और बोला कि यदि मैं तेरे जगह होता तो मैं उसको क्या कर देता, या चाकू घोंप देता, या उसमें गोली मार देता। तो एक प्रकार से वो व्यक्ति जो क्या करने की बात कर रहा है? सामने वाले को उकसाने की बात कर रहा है। तो जब वो उकसा करके वो कोई व्यक्ति उस पर कार्य कराता है तो समझ लो कि वो क्या है? धारा 107 के तहत क्या है? दुष्प्रेरण कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, षड्यंत्र में शामिल है। कोई षड्यंत्र करता है किसी व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ने के लिए, मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचता है, तो उसमें भी वो दुष्प्रेरण में आएगा। और यदि एडिंग, सहायता करना, सहायता करने का मतलब यह है कि अपने दोस्त की क्या कर रहा है? वो सहायता कर रहा है, मारने में सहायता कर रहा है, तो वो भी क्या है? तुम्हारा दुष्प्रेरण है। और 107 के तहत वो क्या होगा? अपराधी माना जाएगा। तो किसी व्यक्ति को उकसाता है, सही, बिल्कुल सही है। अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। किसी कार्य अवैध लोभ द्वारा सहायता करता है, मतलब एडिंग, सहायता करता है। उपरोक्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर भैया डी, ऑप्शन डी मतलब चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, तो ये तुम्हें देखो, यदि तुमने ये पढ़ा होता चीज, आपने इसकी डिटेल समझ ली होती, तो आपको जो मैंने डिटेल में बता रहा हूं वो करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा क्या करते? ऑप्शन डी लगाते और आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 मैं थोड़ा ऐसे क्या कहता हूं, रेज करता हूं। क्वेश्चन 12 क्या है? देखो, क्वेश्चन 12 में बोला है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता आप जानते हो, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1960 में, जो कि 62 में क्या हुई है? लागू हुई थी, के अंतर्गत कौन से अपराध को करने के प्रयोजन से एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो भैया इसकी जब बात करोगे तो भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध, इसमें भी भारतीय सरकार के विरुद्ध यदि आप क्या करते हो? युद्ध करते हो। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का आपको क्या माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो? 107 के मतलब सॉरी, इसमें ये क्या है? इसमें भी 7 वर्ष की क्या होगी? सजा। ठीक है, दूसरी, जाली सिक्के बनाना। जाली सिक्के बनाने का मतलब यह है कि भारत सरकार के जो सिक्के चल रहे हैं उसके खिलाफ जाकर के आप जाली सिक्के बना रहे हो, तो वो भी क्या होगा? उस पर भी 7 वर्ष की सजा है। और डकैती की जब बात आएगी, और डकैती जब होती है तो हमें पता है डकैती 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? डकैती में शामिल होते हैं। तो ये जो डकैती है दोस्तों, ये डकैती भी क्या होगी? इस पर भी 7 वर्ष का क्या है? कठोर कारावास है। इस पे क्या? 7 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है,
ये कंडीशन है, इसका मतलब ये सभी होंगे। इन सभी में क्या है, 7 वर्ष का क्या होगा आपको 7 वर्ष का क्या दिया जाएगा आपको भाई, इसमें 7 वर्ष का आपको कठोर कारावास दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि नंबर 1 गंभीर तथा अचानक प्रकोपन, ऑप्शन नंबर बी पागलपन, ऑप्शन नंबर सी गुस्सा, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था, या ऑप्शन ए गंभीर तथा अचानक प्रकोपन। तो आपका इसमें आंसर होगा भाई गंभीर तथा अचानक प्रकोपन। तो ये आपराधिक जो मानव वध है, आपराधिक जो मानव वध है, ये आपराधिक आपका मानव वध कहां आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका आर्टिकल 399, जब आर्टिकल आप पढ़ोगे 399 तो उसमें आपको आपराधिक मानव वध, सॉरी 399 नहीं, सॉरी ये आपका होगा 299। ठीक है, सेक्शन 299, जो सेक्शन 299 आपको बताया गया है कि आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध, इसमें कई चीजें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, जिसको हम क्या करेंगे डिटेल से आपको आईपीसी में बताएंगे। और इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, मतलब ये ए, ऑप्शन नंबर ए गंभीरता अचानक प्रकोपन। 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आत्महत्या करने के प्रयत्न के अपराध को किस दंड से दंडित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें आत्महत्या, ठीक है, तो ये आत्महत्या की जब बात आएगी दोस्तों, तो आत्महत्या एकमात्र ऐसा अपराध है जिसमें यदि व्यक्ति ने कार्य पूर्ण कर लिया तो उस पर कोई अपराध नहीं होगा, और वो क्या होता है कार्य को पूर्ण नहीं कर पाया तो उस पर आपको क्या होगा, दंड दिया जाता है। और ये दंड है आपका सेक्शन 309 में आत्महत्या को बताया गया है। इस पर 1 वर्ष या फाइन दोनों होता है, 1 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ये सेक्शन 309 में, सेक्शन 309 धारा 309 में आत्महत्या है और इस पर 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 14वां के बाद है हमारा 15वां क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा सभी दोस्तों। कुछ नहीं है, जब तुम एक मतलब कि आपके हाथ में कमांड आ जाएगी ना मूल विधि की, तो आप देखते ही क्वेश्चनों की क्या करोगे, धज्जियां उड़ाओगे, अच्छे से लगाओगे क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें बोला गया है डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना बाधित है, सॉरी विदित है, आवश्यक है। तो ठीक है, तो डकैती करने जा रहे हो आप, तो डकैती में आपको ये डकैती आपकी भैया सेक्शन 391 में होती है, सेक्शन 391 में क्या है, डकैती। और मैं बता दूं डकैती की जब बात आएगी तो डकैती में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं, कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब जब बोलेगा वो कि न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, तो भैया न्यूनतम 5 व्यक्ति तो होंगे, 5 से कम नहीं होंगे, न्यूनतम 5 व्यक्ति होंगे, और 5 से अधिक मैक्सिमम पूछेगा तो 5 से अधिक होंगे, वो डकैती में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 15वें का ऑप्शन है सी, 5 क्या न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है, सेक्शन 391 में डकैती है, ये आपको मैं क्या करूंगा 391 जब आएगा आईपीसी में बताऊंगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। दोस्तों किसको बात करी जा रही है, लूट के अपराध को। तो लूट की परिभाषा जब देखोगे तो सेक्शन 390 में आपकी क्या है, लूट की परिभाषा, सेक्शन 390 में लूट की परिभाषा है। ठीक है, लूट की परिभाषा सेक्शन 390 में, सेक्शन 390 में लूट का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, आपको जो चोरी करने आता है, चोरी करता है और आपको धमकाता है, भयभीत करता है, और तमंचा या कोई भी हथियार निकाल करके आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, वो क्या होती है, एक प्रकार की लूट होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लूट की जब बात होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेक्शन 390 में ये हमारे आईपीसी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है। तो भाई जब छल की बात होगी तो छल आपको पता ही है कि छल जब आएगी तो किसमें, तुम्हारे 400
छल की जब बात आएगी तो आपको दे रखा है वो 417 में भी होता है, मतलब 416 ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। एक 417 में इसकी छल की क्या दे रखी है आपको, मतलब छल पे दंड, छल के दंड की बात करता है। और 416 में क्या है वो आपको छल की परिभाषा, मतलब छल के बारे में बताता है। छल का मतलब क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या करता है कि सामने वाले दूसरे व्यक्ति से पैसे वैसे लेने की बात करता है और बड़ी बड़ी बातें करके बोलता है कि मैं ऐसे करता हूं, मैं वो करता हूं, ठीक है। और उसके बाद जब लौटाने की बात आती है तो व्यक्ति पैसा नहीं लौटाता है। तो एक प्रकार से उसने क्या किया, बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले से पैसा ले लिया, जब लौटाने की बात आती है तो वो नहीं लौटाता, वो एक प्रकार का क्या होगा, छल माना जाएगा, जो 416 में इसकी क्या है, परिभाषा बताई गई है छल की, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 की बात आएगी, निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में भारतीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा। तो ये सेक्शन जब मैं आपको बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 में, ये हमारे इंट्रोडक्शन की बात करता है चैप्टर 1, और धारा इसमें 1 से लेकर के 5 तक है, और उसमें ये पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में अपराध कारित किया जाना, क्या ये भारतीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है? बिल्कुल क्षेत्राधिकार है भारतीय न्यायालय में, कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में क्या करता है, कोई अपराध कारित करता है, तो हमारी आईपीसी उस पर क्या होगी, लागू होगी, मतलब भारतीय न्यायालय लागू होगा। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत में अपराध कारित करना, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर के क्या करता है, अपराध करता है, तो वो भी हमारे क्या होगा, न्यायालय के का क्षेत्राधिकार है, उस पर हमारी आईपीसी क्या देगी, उसे दंड देगी। तीसरी कंडीशन, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान में अपराध कारित किया जाना। आईपीसी 4 में ये आपको सीधे तौर पर बताया गया है कि यदि कोई भी मतलब विदेशी नागरिक भारत में अपराध मतलब कि व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान में अपराध कारित किया है, तो वो हमारे आईपीसी 4 में दे रखा है, तो ये इसके न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें मुझे बताइए कि मतलब कुछ इसमें है, कुछ नहीं है, सीधा देखते ही आपको आंसर लगाना है। इसमें मैथमेटिक्स तो है नहीं है कि सीधा उसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, आपको देखना है। अगर आपने पढ़ा है तो सीधा आंसर लगाओगे आप, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है, किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 420, जब सेक्शन 420 की बात आएगी तो सेक्शन 420 में मैं आपको बताऊं, वो संपत्ति मतलब छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी होगा। 420 में इसकी क्या दे रखी है, डेफिनेशन, ये आपको बताया गया है। छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, ये दंड का, इसमें दंड के प्रावधान की बात आएगी, जिस पे दंड का प्रावधान 7 वर्ष या फिर दोनों, मतलब जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। तो छल में आपको पता ही है क्या करता है कि सपोज दैट कि ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति ने अपनी बी को संपत्ति बेची, वही संपत्ति सी को बेच दी, वही संपत्ति डी को बेची, वही संपत्ति ई को बेच दी और वही संपत्ति एफ को बेच दिया। एक प्रकार से ए ने क्या किया, बी के साथ छल किया, सी के साथ, डी ई एफ सभी के साथ उसने क्या कर दिया, छल कर दिया। इसका मतलब छल करना, संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? मैं आपको बता भी चुका हूं, दंगे की जब बात आएगी, एफरे की जब बात आएगी, वो सेक्शन आपका 107 में दे रखा है, और 107 उसमें देने में एफरे में बताया गया है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, तब वो क्या माना जाएगा, दंगा माना जाएगा। तो उसने बोला न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो मैंने आपको बोला 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मतलब न्यूनतम कितने, कम से कम 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन आपको करा के मैंने दिखाए, इसमें आप बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने आईपीसी को मतलब अच्छे ढंग से मेरे साथ पढ़ते गए तो देखते ही आप क्या करोगे, क्वेश्चनों को लगाओगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आईपीसी चैप्टर 1 पे, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो, ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा लिखवा दिया है। ठीक है, इसमें दे रखा है, देखो मैंने आपको कल जो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल बात करूं
आईपीसी के बारे में मैंने बताया था आपको कि हमारी जो आईपीसी है वो 1860 में हमारा एक ड्राफ्ट आया, और वो ड्राफ्ट को कौन लेके आए थे? लॉर्ड मैकाले लेके आए थे। और जब लागू करने की बात आई तो हमने लागू 1 जनवरी सन 1862 को इसको क्या किया था? लागू किया था। और चैप्टर की बात करेंगे, इसमें चैप्टर 23 है। चैप्टर को हिंदी में हम अध्याय भी बोलते हैं, अध्याय। और सेक्शन की जब बात आएगी, सेक्शन को हम इंग्लिश हिंदी में धारा बोलते हैं। तो इसमें चैप्टर 23 है और धारा क्या है आपकी? 511। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है 1 है, अध्याय 1 जो है, ये जो अध्याय 1 है दोस्तों, इस अध्याय 1 में क्या है कि ये प्रस्तावना से संबंधित है। ये हमारे आईपीसी की प्रस्तावना को बताएगा और आईपीसी की प्रस्तावना में हम देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में धारा आपको दे रखी है 1 से लेकर के 5 तक। तो हम देख लेते हैं कि धारा 1 में क्या दे रखा है। धारा 1, तो धारा 1 जो बात करती है वो टाइटल एंड एक्सटेंट से संबंधित है, और ये आपका संहिता का नाम और विस्तार को बताएगी। संहिता का नाम और विस्तार। संहिता का नाम आपको पता ही है, इंडियन पेनल कोड 1860 है, भारतीय दंड संहिता। और उसके बाद विस्तार संपूर्ण देश में। संपूर्ण देश में ये कब से हुआ? संपूर्ण देश में दोस्तों 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद संपूर्ण देश में हो गया ये, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत क्या हुआ? 370 और 35A निरस्त हो गया, और वहां पर ये 2 यूनियन टेरिटरी में विभक्त हो गया, और हमारी इंडियन पेनल कोड पूरे संपूर्ण भारत में क्या हो गई? लागू हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेक्शन 2। सेक्शन 2 की जब बात आएगी दोस्तों, सेक्शन 2 में अपराधों का दंड भारत में है। इसमें दोस्तों एक केस आता है, बेहद ही इंपोर्टेंट केस है। वो केस किससे संबंधित है? महबूब शाह वर्सेस मुंबई राज्यवाद। महबूब शाह वर्सेस मुंबई राज्यवाद। महमूद शाह वर्सेस मुंबई राज्यवाद। इसमें क्या था कि महमूद शाह भारत का व्यक्ति था, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ 5 लाख रुपए के चावल एक्सपोर्ट किए पाकिस्तान में, और वहां के पाकिस्तान का जो व्यक्ति था, उस पाकिस्तान के व्यक्ति ने उन चावलों का दाम भारत के व्यक्ति को नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या था? उसने चीटिंग की, जब अपराध चीटिंग की, तो इसका ये मतलब हुआ कि चीटिंग क्या हुआ? अपराध हुआ भारत की यूनियन मतलब भारत की टेरिटरी में। यदि पाकिस्तान की सरकार चाहती तो हमारे इंडियन पेनल कोड के तहत इस पर क्या कर सकती थी? दंड दे सकती थी, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होगा? भारत के अंतर्गत है। उसके बाद सेक्शन 3 की बात करेंगे। धारा 3 में क्या है? अपराधों का दंड कहां पे भारत से बाहर है। सपोज करो नेपाल या भूटान या श्रीलंका में जाकर के हमारे भारत का कोई व्यक्ति क्राइम करके आ जाता है, क्राइम करता है और क्राइम करके खुद हमारे भारत में लौट आता है, तो हमारे भारत की जो आईपीसी है उस पर क्या करेगी? उस अपराध पे क्या करेगी? कृत्य पे क्या करेगी? दंड करेगी। इसका मतलब अपराधों का दंड भारत से बाहर भी किया तो उस पर हमारी आईपीसी लगेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 की बात आती है। सेक्शन 4 में क्या है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराध है, और ये जब बात आएगी तो ये सेक्शन 4 हमारे सेक्शन 3 का क्या है? एक विस्तारित रूप है, और ये विस्तारित रूप है। ये विस्तारित रूप क्या कहता है? ये क्या है? राज्य क्षेत्रातीत। राज्य क्षेत्रातीत कौन सा? ये सेक्शन 4, सेक्शन 4 राज्य क्षेत्रातीत। इसमें क्या है? भारत से परे यदि कोई भी कृत्य भारत से बाहर हो रहा है। दूसरी कंडीशन, यदि कृत्य या कार्य यदि हमारे भारत का एयरक्राफ्ट या शिप वो भारत के ही टेरिटरी में क्या है? रजिस्टर्ड है। अगर वो भारत के टेरिटरी में रजिस्टर्ड है और किसी दूसरे की सीमा, जैसे सपोज दैट यूएसए की सीमा में जाकर के वहां पर मतलब तुम्हें पता होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप जो होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो क्या करती हैं? विदेशों में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करती हैं। यदि वहां विदेशी सीमा में जाकर के हमारी शिप पर कोई भी क्राइम हो रहा है, या भारत का व्यक्ति क्राइम करे या वहां का व्यक्ति क्राइम करे, तो वो हमारे आईपीसी की धारा 1860 मतलब जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी की धारा 4 में क्या होगा? उसका वो के अंडर आएगा, और जो भी इस पर अपराध का जो कृत्य होगा, जो उस कृत्य पे अपराध होगा उस पर लागू हो जाएगा। कंप्यूटर ऑफेंस की बात करें। कंप्यूटर ऑफेंस का मतलब ये है यदि भारत से बाहर या कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी डेटा या इंस्टीट्यूट या साइबर पर क्या करता है? हैकिंग करता है, तो वो व्यक्ति भी हमारे आईपीसी के तहत अपराधी माना जाएगा, और वहां की सरकार चाहे तो हमारे आईपीसी के तहत उस पर क्या कर सकती है? उसे दंडित कर सकती है। तो ये आपका क्या था? ये आपका सेक्शन 4 था। सेक्शन 4 मतलब धारा 4 थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम धारा 5।
धारा 5 में क्या है दोस्तों, धारा 5 में क्या है, सर्टेन इन लॉ नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ विधियों द्वारा, कुछ विधियां मतलब कि राज्य सरकार की हो सकती हैं, कुछ विधियां सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, उन पर आईपीसी अफेक्ट नहीं डालती है। जैसे कुछ लोकल लॉ होते हैं। लोकल लॉ का मतलब क्या होता है, स्थानीय कानून, लोकल लॉ स्थानीय कानून, स्थानीय कानून, ठीक है, लोकल लॉ। और स्पेशल लॉ का मतलब क्या होता है, विशेष कानून, विशेष कानून क्या होता है, विशेष कानून, ठीक है। तो लोकल लॉ का मतलब जैसे यूपी का अपना क्या है कि यूपी को का कानून है, दिल्ली का क्या है एससी एसटी एक्ट कानून है। यदि यूपी के अंदर कुछ भी क्राइम हो रहा है, ड्रग्स रिलेटिव क्राइम हो रहा है, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसमें यूपी का जो यूपी को का कानून है वो उस पर लागू होगा, आईपीसी इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे दिल्ली के अंतर्गत यदि एससी एसटी पे से रिलेटिव कोई भी क्राइम होता है तो वहां पे आईपीसी इस पर मतलब प्रभाव नहीं डालेगी, वो दिल्ली सरकार उसे देखेगी। उसके बाद हमारा स्पेशल लॉ की बात करें तो स्पेशल लॉ में जैसे एससी एसटी एक्ट 1989 है, इसमें क्या है कि एससी एसटी एक्ट मतलब एससी एसटी से रिलेटिव कुछ भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, हमारे जो आईपीसी उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे देखेगी। उसके बाद क्या है कि अपस्पा एक्ट 1958 है। अपस्पा एक्ट के बारे में आप जानते हो, ये क्या है, आपका सेना कानून है। यदि सेना के अंतर्गत क्राइम हो रहा है या बाहर का कोई व्यक्ति सेना पर क्राइम कर रहा है या कुछ अपराध करने वाला है, तो वो क्या होगा, हमारे अपस्पा एक्ट 1958 के तहत क्या होगा, के तहत क्या होगा, अपराधी माना जाएगा, उस पर आईपीसी इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया सेक्शन 5 में मतलब चैप्टर 1 में मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर के 5 तक क्या है हमारे इसमें सेक्शन है। वो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन के तौर पे बताऊं तो रिवीजन में क्या था कि सेक्शन 1 में ये क्या संहिता का नाम और विस्तार है, और सेक्शन 2 की बात होगी अपराधों का दंड भारत में है, इसमें महबूब साहब वर्सेस मुंबई राज्यवाद था। उसके बाद सेक्शन 3 की बात करेंगे तो अपराधों का दंड भारत से बाहर है, और उसके बाद सेक्शन 4 में क्या राज्य क्षेत्रातीत अपराध है। राज्य क्षेत्रातीत अपराध का मतलब भारत से परे अपराध हो रहा है, एयरक्राफ्ट या शिप जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड है और किसी यूनियन दूसरी टेरिटरी में जाके अपराध कर रही है, और तीसरी कंप्यूटर हैकिंग्स वगैरह होती है, बाहर का कोई व्यक्ति हमारे डेटा से छेड़छाड़ी करता है। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 5 में बताया कि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो आईपीसी पर प्रभाव मतलब आईपीसी उन पर प्रभाव नहीं डालती है। वो विधियां स्थानीय कानून हो सकते हैं और स्पेशल मतलब विशेष कानून हो सकते हैं, उस पर आईपीसी लागू नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में क्या होगा दोस्तों, ये अध्याय 2 में ये आपको सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन इसमें है दोस्तों 6 से लेकर के 52A तक। वो हम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, से 6 से लेकर के 52A तक। मैं आपको बता दूं इसमें मैं आपको आपके जो एग्जाम पॉइंट रिव्यू से जो है इंपोर्टेंट है उनको ही कराऊंगा, जिससे कि आपका टाइम इसमें ज्यादा खर्च ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। हमारी आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ही लिंक जो ये जो वीडियो इसके लिंक पे डाल दी गई है, आप उसको क्लिक करके उस पिछली वीडियो पे जा सकते हो। और दोस्तों ये जो क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कराइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए इसे, ठीक है दोस्तों, जिससे कि सभी लोगों को क्या से फायदा हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।